नाज़रीन कराम आदाब। नाज़रीन कराम, आपका इस्तकबाल है तर्जुमान के स्पेशल पेशकश रूबरू में। रूबरू वही जो दिल को छू जाए, जो बात दिल को छू जाए। नाज़रीन कराम, आज हमारे दरमियान एक मशहूर बिजनेसमैन, एक मशहूर जो है सोशल वर्कर और मजबूत लीडर, यानी ऐसा नाम जो नौजवानों के दिल का धड़कन कहा जाता है। आज हमारे दरमियान मानस दास रंजन पटनायक जो हमारे साथ मौजूद है। मानस रंजन दास पटनायक जी का हम इस्तकबाल करेंगे, वेलकम करेंगे तर्जुमान न्यूज टाइम के स्टूडियो में। मानस भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया, कीमती वक्त दिया, क्योंकि सबों को मालूम है कि आप कितना मसरूफ रहते हैं, कितना बिजी रहते हैं। और एक धारा में बिजनेस को संभालना, एक धारा में लोगों के सेवा के लिए खड़े होना, और एक में जो है एक ऐसी पार्टी को जो है मजबूती के तगार में लेके जाने की कोशिश करना, ये जो है आपका जो है हर वक्त का काम रहा है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि एक मशहूर आप बिजनेसमैन है, सामाजिक काम कारकुन यानी सोशल वर्कर है, साथ में एक पार्टी को मजबूत बनाने की हर पल आप कोशिश में जद्दोजहद में लगे हुए हैं। तो इस दरमियान में कैसी चल रही है आपकी जिंदगी? पहले आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें आज बुलाया। और हम देख रहे हैं कुछ दिनों से आपने बहुत सारे मेहमानों को भी बुलाया हुआ है, तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब आपने बुलाया तो हम आज काम वाम जो भी था उसको थोड़ा दरकिनार करके फिर आपके यहाँ पे पहुंचे हैं। शुक्रिया। तो थोड़ा रूबरू हो, क्या पूछना चाह रहे हैं? आपसे भी कुछ हम सीखेंगे आज। हाँ, आपसे भी हम सीखेंगे, ऐसी बात नहीं है। इस सीखने सिखाने का जो काम जिंदगी भर रहता है, चाहे आप बड़ों से सीखो या छोटे से। तो लेकिन ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने कहा कि आज तर्जुमान की दावत पे आपने वक्त निकाला, इसके लिए फिर से एक बार शुक्रिया आपका। लेकिन आपके जो है कारोबार में, मतलब स्टेशन चौक पे एक चाय की खट्टी से लेकर, और वो आपका जो हीरो कुक गाड़ी से लेकर यहाँ तक के जो सफर है आपका, आज आप बाकायदा ड्राइवर वाली कार इस्तेमाल करते हैं, यहाँ तक का जो सफर कैसा रहा? देखिए, बहुत उतार चढ़ाव था, बहुत सीखने लायक था, बहुत कुछ इस दौरान जीवन की बहुत सारे घटनाएं भी घटी, और कुछ सीखा, कुछ खोया, कुछ पाया। तो जो आप स्टेशन चेक की बात बोल रहे हैं, आज भी वहां पे पूरा दिन भर काम खत्म करके जरूर 10 मिनट के लिए भी जाते हैं वहां पे बहुत सब पार्टी के लोग आते हैं, सब जात के लोग आते हैं, सब बिरादरी के लोग आते हैं, सब गांव के लोग, शहर के लोग इकट्ठा होते हैं। उनसे क्या बात करने से बहुत कुछ समझ में आता है, क्या चल रहा है, माहौल के बारे में पता चलता है। तो मतलब आप जो है, मतलब और मेरा जो सवाल था कि किस तरह का जी, और आपका और एक सवाल था हीरो पुक के बारे में। जी 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 जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, वो हीरो पुक आज भी मेरे पास है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं वही पूछ रहा हूँ कि नौजवानों को बताने की जरूरत है कि एक जो जिंदगी होती है, बड़े लोगों को देखते हैं, लीडर को देखते हैं, जिस तरह आपको आज के नौजवान जानते हैं कि मानस दास पटनायक एक बहुत बड़ा नाम है, और वाकई नाम है जो पूरे उड़ीसा में एक परिचित रखते हैं आप। लेकिन वो दिन चाय की खट्टी से, वो आपका वो लूना हीरो से स्टार्ट होकर आज आप जो है कार मेंटेनेंस करते हैं और ड्राइवर के साथ, तो वो ये जो जिंदगी, ये जो सफर था, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। तो आप यहाँ से जो है, मैं ये पूछूंगा कि आपकी जो पढ़ाई की शुरुआत और हायर एजुकेशन कब और कैसे, कहाँ हुआ? देखिए, यहाँ पे पैदाइशी होने के बाद स्कूल लेवल में यहाँ पे केंद्रीय विद्यालय में हम क्लास 10 तक पढ़े। क्या बात? जो पहले स्टेशन चक में हुआ करता था, जी जी। उसके बाद +2, उसके बाद भुवनेश्वर में इंजीनियरिंग करने के बाद कुछ दिन तक नौकरी पेशा भी हुआ, कुछ जानने के लिए क्या जो पढ़े हैं वो एक्चुअली निजी जिंदगी में काम में आता है कि नहीं। उसके बाद हमने बिजनेस में आया, फिर बिजनेस के बाद हमने थोड़ा सामाजिक कार्यक्रम में थोड़ा अपने को इन्वॉल्व किया। फिर उसके बाद पता चला व्यक्तिगत स्तर में बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद आना पड़ा राजनीति में।
क्योंकि बहुत सारे चीज हैं जो राजनीति के जरिया से ही लोगों को सहायता दिया जा सकता है, व्यक्तिगत के तौर से नहीं। व्यक्तिगत किसका शादी हो रहा है आप थोड़ा हेल्प कर देंगे, किसका थोड़ा तबीयत खराब है कर देंगे, लेकिन जहाँ पे पानी का है समस्या, जहाँ पे रोड का समस्या है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का है समस्या, बहुत सारे समस्या है, वो सब के लिए आपको राजनीति में आना ही होगा और वो राजनीति प्रकरण में ही उसको आप सुलझा सकते हैं। ये तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं कि राजनीति, मैं उस विषय पे आऊंगा कि राजनीति में ये पूछूंगा कि आपने कारोबार को चुना, कारोबारी में कामयाबी के बाद में आप अचानक सोशल कामों में नजर आने लगे, सामाजिक खिदमत करते रहे, लोगों का सेवा में ये आपका माइंड कैसे हो? क्योंकि आप तो एक अपने बिजनेस, जो भी बिजनेस किया और उसमें कामयाब हुए, अचानक सोशल जो काम के तरफ जो आपका रुझान बढ़ा, क्यों, कैसे हुआ, क्यों लोगों का सेवा के लिए आप उतर गए? देखिए, जो बचपन में कॉलेज लेवल से थोड़ा राजनीति की ओर झुकाव था, सब लोगों के साथ मिलना जुलना था। यहाँ के जो एक्स एमएलए थे गुजर चुके हैं, अरुण देव साहब थे, हमारे एक्स जो है चेयरमैन साहब थे, तपन चक्रवर्ती थे, वो भी स्टेशन छकाते थे, दादा भी स्टेशन छकाते थे, हमारे जो पूर्व एमएलए थे कांग्रेस के गोपाल नारायण दास, वो भी आते थे, तो उनके साथ बहुत ज्यादा मतलब रूबरू होते थे, तो उस टाइम से थोड़ा झुकाव था। लेकिन उसके बाद जब बिजनेस हुआ, बिजनेस ठीक ठाक चलने लगा, फिर सोचे कि नहीं, समाज के लिए कुछ करना है, तो धीरे धीरे अंदर घुसते यहाँ तक पहुंच गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है जो भी कर रहे हैं आप, दुखियारियों के सामने खड़ा होते हैं, सुख दुख में खड़े होते हैं लोगों के, बहुत बड़ी बात है, हर कोई कर नहीं सकता जो कि आप करते हैं। मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि सोशल वर्क के मैदान में आपके कौन से ऐसे काम हैं जो आप हमेशा याद रखते हैं, या फिर ये आपको हमेशा अपने आप को याद दिलाता है कि ये काम मैंने करके मुझे खुशी महसूस हुई? नहीं, वो जो लोग याद रखे हैं मेरे को, अभी देखिए आप मेरे साथ क्या हुआ, और मैं पॉलिटिक्स में कुछ वक्त तक थोड़ा बाहर रहा, करीब कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, तो अभी मेरे को वो जो सब काम किया था उसका फल आज मिल रहा है। अभी मैं कहीं पे भी जाता हूँ, कोई भी गांव में जाता हूँ, तो 10 साल बहुत बड़ा दिन होता है। उस बीच में वो गांव के सदी कहा जाता है, सदी कहा जाता है। वो सदी में कोई आता है, आप किसी गांव में जाते हैं, वो आता है, बोलते हैं कि बाबू चिन्ही पर चो, आप पहचान पा रहे हैं? याद नहीं रहता, नहीं आप बताइए कहाँ पे? नहीं, मेरा बेटा जब गिरा हुआ था हॉस्पिटल में, क्या तो आप उस टाइम हमको सहायता किए थे, बस वही सुकून लगता है। क्या बात, बहुत सुकून आता है, तब आपको पता चलता है हाँ हमने कुछ किया है। नहीं तो ऐसे अगर बोला जाए कोई, मतलब जो याद हर टाइम रहेगा, वो याद एक चीज हर टाइम याद रहेगा, मरते दम तक याद रहेगा। एक रूपसा उसको बोला जाता है, वो जीपी बोला जाता है कसीपदा, वहां पे एक बच्चा था जो शायद 27-28 दिन का था, तो उसका मतलब कुछ ऑपरेशन होना था, वो पूरा उसका उस जगह खराब हो चुका था, उसको वहां उस जगह से काटना था जी। उसको ऑपरेशन के लिए उसके पास पैसा नहीं था, तो उसको मैंने लेके गया, एससीबी में एडमिशन किया, पूरा खर्चा किया। खर्चा करने के बाद वो लड़का इस साल इतना बड़ा हो गया, इस साल वो 10th एग्जाम देगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। वाकई हमारे नाज़रीन जो है ये बात सुनकर वाकई खुशी उनको महसूस होगा, क्योंकि ये देखिए, ये जो जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो बच्चा आज 10वीं का इम्तिहान देगा, तो ये जब जो बच्चा मतलब उम्मीद नहीं था जिसका इस दुनिया में रहने का, लेकिन आपके देखिए, जीवन देना बचाना उसका काम है, लेकिन मदद करना इंसान का इंसानी मदद करता है, ये आप साबित करते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर मैं ये कहूंगा कि सोशल वर्कर और एक फिर व्यवसाय, ये सब के बीच में राजनीति की तरफ क्यों आप आना चाहे, आपका क्यों इस तरफ रुझान बढ़ा, अगर आए तो कौन आपका आइडल रहा, क्यों आए, और आपका जो है गुरु कौन रहे राजनीति में? देखिए, राजनीति में आपको पहले बोल चुका हूं कि राजनीति में कुछ चीजें ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत स्तर में नहीं कर सकते लोगों के लिए,
आपको राजनीति में आना होगा, राजनीति प्रक्रिया से ही वो सब बातों को सुलझाना पड़ेगा। यह है पहला बात। मेरे को राजनीति आने में जी ये मेरे को बहुत ज्यादा प्रेरित किया है। नहीं, कुछ चीजें हैं जो लोगों को सहायता करने के लिए आपको राजनीति में आना होगा। जैसे मैं बोला, लाइट हो, रास्ता हो, पीने का पानी हो और गांव में अस्पताल हो, ये सब चीजों के लिए आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि ये व्यक्तिगत स्तर में कोई नहीं कर सकता है। दूसरा चीज है, जो राजनीति गुरु अगर बोला जाए, मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ रहा था उस टाइम जो जेबी पटनायक साहब थे, जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, पीसीसी प्रेसिडेंट थे, आसाम के गवर्नर थे, उनका बहुत ज्यादा मेरे ऊपर प्रभाव गिरा। उसके बाद यहाँ पे अरुण साहब का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो उसी दिन से मैंने सोचा, जब देखा कुछ चीजें जो व्यक्तिगत स्तर में हो नहीं सकता है, व्यक्तिगत स्तर में आप एक काम कर सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। हम लोग का जो बालासोर का जो सदर कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं आपको बता दूं, आज के दिन में 26 पंचायत है। पहले ये 18 पंचायत हुआ करता था। 18 पंचायत में से आपका 13 पंचायत में पीने का पानी का बहुत बड़ा दिक्कत समस्या है। और क्यों है? और यहाँ पे ये क्या है कि सैलाइन बेल्ट है। यहाँ पे आप आज ट्यूबवेल एक खोदेंगे तो आप अगर उसको 600 फुट नहीं खोदेंगे, जिसके लिए खर्चा होता है 4 लाख रुपया, नहीं खोदेंगे तो आपको, अगर उससे कम खोदेंगे तो 2 महीने के अंदर वो ट्यूबवेल खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज व्यक्तिगत स्तर में आप नहीं कर सकते हैं जब तक राजनीति में नहीं हो। जी जी जी। तो इसके लिए राजनीति में आना वो एक वजह था। और बाकी रहा, मैं क्यों आया, कैसा आया, वो भी आपको बताया। जी जी। राज्य स्तर में जेबी पटनायक के साथ मैं बहुत क्लोज था। जब इंजीनियरिंग कर रहा था, उनके द्वारा बहुत प्रभावित हुआ। वो मेरे एक तरह से गुरु भी थे। मेरे को बहुत आगे, मतलब वो हाथ पकड़ के मुझे खींचे हैं, धकेले हैं। और बाकी रहा लोकल में अरुण साहब। जी जी। चलिए, जब अरुण सर की बात आई तो मैं एक सवाल बनता है कि आप जब अरुण को गुरु कहते हैं, तो दूसरी बात यह है कि अरुण जी जो है 2014 में कांग्रेस से खड़े हुए थे, उम्मीदवार थे कांग्रेस के। तो उस वक्त बालेश्वर के लोगों ने देखा कि जो गुरु वो कांग्रेस की तरफ से है, लेकिन गुरु के जो है चेला जो है वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर जो है फील्ड में उतरता है। और सिर्फ उतरता नहीं है, मजबूती से उतरता है और 24,700 जो है समथिंग वोट जो है, 24,720 वोट जो है हासिल करता है। ऐसा क्या मौका है कि आप गुरु के खिलाफ उतरने को, आप मैदान में आपको उतरना पड़ा? नहीं, खिलाफ की बात नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, शायद बहुत लोग जानते नहीं होंगे, जानते भी होंगे बहुत जन। जब 2009 में दादा लास्ट दिन असेंबली छोड़ के आए, वो 2009 में इलेक्शन था, वो ये बोल के आए कि ମୁଁ ଆଉ କେବେ असेंबली ଆସିବି ନାହିଁ, ଏଟା ମୋର लास्ट असेंबली, आई विल नेवर कम टू असेंबली अगेन, से कहिकिना आसिले। मतलब वो बोल के आया कि ये मेरा लास्ट है, लास्ट दिन है असेंबली में जी। एज ए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जी, ये मेरा लास्ट दिन है और मैं यहाँ नहीं आऊंगा जी। 2009 में बोल के आए थे। उसके बाद में भी हम लोग का डिस्कशन भी हुआ कि दादा ऐसे बोल दिए। बोले हाँ, और कितना दिन रहूंगा, इतना साल रहा, नए बच्चे जाएंगे। और मैं बोला आप ना देखेंगे, पार्लियामेंट अगर हुआ तो पार्लियामेंट जाएंगे। तो 2009 में पार्लियामेंट में भी लड़े। तो जब वो पार्लियामेंट में हार गए 30-35 हजार में, उस टाइम श्रीकांत जना साहब जीते, केंद्र में मंत्री बने। तो उस टाइम में जब वो एमपी हारने के बाद मैंने बोला कि दादा मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ 2014 के लिए। और मैं कांग्रेस में था, दादा कांग्रेस में नहीं थे जी। तो दादा उस टाइम थे एनसीपी में थे। तो कांग्रेस का मैंने संगठन किया। कांग्रेस का यह हालचाल था 2009 इलेक्शन में, हमारे यहाँ के एमएलए के उम्मीदवार 9,000 वोट मिला था। बहुत बहुत खराब स्थिति था। आज के दिन में तो अच्छा है कांग्रेस, उस टाइम बहुत ज्यादा खराब था। तो हमने पूरा ग्राउंड लेवल में जाके पूरा निचले स्तर से हमने संगठन किया। संगठन करने के बावजूद लास्ट में हमको कुछ ऐसे, मेरी भी कुछ गलती थी, पार्टी का भी बहुत गलती था। मेरे को एक षड्यंत्र के तहत मेरे को टिकट नहीं दिया गया
और उससे पहले इलेक्शन नॉमिनेशन से पहले 2 दिन पहले मैं गया था दादा के पास। कहा, दादा आपका आशीर्वाद चाहिए। तो मेरे को तब तक पता नहीं था दादा कांग्रेस में आ रहे हैं और कांग्रेस का मैं एमएलए, क्योंकि मेरा दिमाग में तो था एक बार दादा जो बोलता है वो वचन सही रहता है जी वो बोले कि मैं और असेंबली नहीं आऊंगा तो मैं क्यों सोचूंगा और आएंगे बोल के। जी जी तो मैंने बोला कि दादा और मैं तो टिकट ट्राई कर रहा हूँ, अगर नहीं भी होगा मैं खड़ा होऊंगा, इसलिए खड़ा होऊंगा क्योंकि लोगों बोल रहे हैं कि अगर टिकट भी मिलेगी आप खड़ा होइए, मतलब अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो आप खड़े रहिए। जी जी तो आज भी लोग जो बोले तो मैं वही बोला। तो दादा मेरे को एक चीज बोले कि आई डोंट वांट मानस दास पटनायक शुड स्टार्ट हिज करियर विथ 2000 वोट। वो मेरा एक पैमाना तय कर दिए कि मैं 2000 वोट मिलेगा मुझे, जो कि उन्हें और भी आपको बढ़ावा देना था। और वो जब बोले तो मैं अपने खुद से सवाल पूछा कि मैंने यहाँ पे 3 साल काम किया, क्या सच में मैंने काम किया ना नहीं किया? मैं अगर लोगों को सहायता किया हूं एक बार अजमा के तो देख लो, बिल्कुल, सही में मैं 2000 वोट का हकदार हूं या उससे कुछ और ज्यादा। तो किसी के बात में नहीं जाके मैंने कॉन्टेस्ट किया। अगर वो पहले बोलते कि मैं कॉन्टेस्ट करूंगा तो मैं कभी नहीं मना कर रहा, मतलब ठीक है मेरा एज है मैं लड़ूंगा बाद में। उन्होंने पहले ही पूरा ओपनली आप अगर निकाल के देखेंगे आप असेंबली का न्यूज या कोई टीवी न्यूज उसमें देखेंगे वो उन्होंने फ्लोर पे ही बोला था कि दिस इज माय लास्ट डे इन द उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली, इसके बाद मैं और असेंबली नहीं आऊंगा। आपको जो उम्मीद था दादा से कि आपको बढ़ावा देंगे, आपको आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आपने पहले से कह दिया था उनको। कह दिया था। देखिए दादा अगर नहीं खड़ा होते भी, कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता यहाँ के और भुवनेश्वर के वो तय कर चुके थे कि मानस को इस बार टिकट नहीं देंगे। अच्छा, हम एक चक्रव्यूह में गिरे हुए थे, इसमें दादा नहीं होता तो और कोई होता। हाँ, उसमें क्या होता है कि जीतने का उम्मीद बढ़ जाता, दादा का साथ मिल जाता। दादा का साथ मिल जाता। दादा एक 5 बार के एमएलए हैं, उनका भी कुछ पॉकेट वोट है जी, तो वो मुझे मिल जाता। और मैंने कैलकुलेशन ही किया था कि मेरे को अगर 35,000 वोट मिलता है तो मैं जीतता हूं। और कहीं ना कहीं वो जो सोच जो था वो थोड़ा गलत साबित हुआ। वो गलत साबित हुआ लोगों के लिए नहीं, गलत हुआ कि मेरे साथ में जो मेरे को बनाए थे, मेरे को इतना दूर लेके गए थे, वो इलेक्शन के 15 दिन पहले वो हाथ छोड़ दिया। और उसके लिए उनको मैं दोषी नहीं मानता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कोई राजनीति परिवार से नहीं हूँ, मेरे कोई पापा परदादा दादा कोई राजनीति नहीं किया है, उम्र भी उस टाइम कम था, एक्सपीरियंस भी बहुत कम था। तो उन्होंने सोचा कि ये 5 बार जो एमएलए है इससे क्या वो लड़ पाएगा यहाँ पे। लोगों का हवा जो था, हाँ, कि अरुण के सामने ये क्या क्यों अपना वोट बेकार करें। जी जी, तो इस वजह से के लिए वो उसका भी एक असर गिरा। और सबसे बड़ा चीज है जो मेरा बेस था, जहां पे मैं बहुत काम किया था, जो माइनॉरिटी एरिया में, वहां पे लोगों को थोड़ा धमकाया गया, थोड़ा डराया गया। कल अगर कुछ हो जाता है तो इंडिपेंडेंट वो क्या तुमको सहायता कर पाएगा। तो जरूर जो रहते हैं, जो आवाम रहते हैं माइनॉरिटीज, उनको माइनॉरिटीज क्यों बोलते हैं, संख्या लोगों, उनका संख्या कम है तो जरूर डरेंगे। तो ये सब चीज बहुत बड़ा चीज था, लेकिन उसमें बहुत कुछ सीखे हमने। मतलब कहते हैं कि हर हार के बाद जीत होता है, तो उसी तरह आप उसी को लेके चलते हैं कि हर जो है मतलब जीत के हारने वाले को बाजीगर कहा जाता है, तो उसी तरह आप एक तरह से जीत कर हारे हैं। हार जीत का बहुत बड़ा मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। मैं एक ही चीज बोलूंगा, मेरे पापा मम्मी ने मेरा नाम दिया था जी, लेकिन एक चीज बालासोर में मेरा जो परिचय है उसको लोगों ने बनाया। आज आप थोड़ी देर पहले बोले भुवनेश्वर में भी आपको जानते हैं, वो बालासोर के आवाम है, वो भुवनेश्वर तक आपका परिचय पहुंचा है, क्योंकि बाप माँ नाम दिया है। बिल्कुल, लेकिन परिचय बनाए बालासोर के आवाम लोगों ने, जो 25,000 वोट देके, जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जिसका कोई परिवार में राजनीति नहीं किया है, 3 साल काम किया और उसके बाद में मैं उसमें बहुत खुश हूँ। चलिए, ये तो रही बात कि आपको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया 2014 में और आप आजाद उम्मीदवार के तौर पे खड़े हुए और बालेश्वर को बता दिए और बालेश्वर के वो राजनेताओं को बता दिए जो आपको हल्के में ले रहे थे। मैं नहीं बताया,
आवाम ने बता दिया, आवाम ने बता दिया, जो आपको हल्के मिल जाते थे आप, तो उनको बता दिया आपने। लेकिन वही कांग्रेस जो 2014 में आपको टिकट नहीं दिया था, 2019 में आपको टिकट देता है, सम्मान के साथ आपको टिकट मिलता है, लेकिन आपका 5 साल के अंदर में 5,000 वोट कम जाता है। आप 24,000 वोट से 19,000 वोट में आ जाते हैं। हाँ, 20,000 के करीब। हाँ, 19,700 मतलब 4 वोट पाए थे आप, और उसमें जो है उस बार पाए आप 24,720 पाए थे, तो लगभग 5,000 के वोट से जो है आप कम जाता है। आपको क्या लगता है? देखिए, आप एग्जाम दे के, आप पढ़ के एग्जाम देंगे, बिना पढ़ के एग्जाम देंगे, क्योंकि मैं किसी का सिंपैथी लेना नहीं चाह रहा हूँ। 2014 इलेक्शन के बाद मेरा परिवार के साथ क्या हुआ, जी जी, जो दुर्घटना घटी, उसके बाद मैंने बालासोर 4.5 साल आया नहीं था, और मैं कांग्रेस टिकट लेने के लिए एकदम मैं कोई टिकट लेना नहीं चाहता था। मैं बोला था कि मैं नहीं, आप और किसी को दीजिए। लेकिन उस टाइम के जो पीसीसी प्रेसिडेंट थे निरंजन पटनायक जी, उनके बेटा जो सुलिया पटनायक हैं जी, नवोजित पटनायक, वो यहाँ पे कॉन्टेस्ट किए। वो उस टाइम एक ही चीज बोले, तू अगर खड़ा होगा मेरा बेटा खड़ा होगा, नहीं तो नहीं खड़ा होगा, क्योंकि सदर में कुछ ऑर्गेनाइजेशन किसी का नहीं है जी। मैं बोला मेरा भी तो कुछ नहीं है, तो बोले ठीक है, तू अगर नहीं भी खड़ा होगा ठीक है, तू जा, मेरा बेटा का प्रपोजल रहेगा। तो मैं 2 जोड़ा पेंट शर्ट लेके आया था स्कूल बैग में भर के, क्योंकि मैं प्रपोजल बनने आया था जी। लेकिन रात को मेरा 12 बजे के करीब, शायद मेरा और पूरी का जी 2 टिकट बाकी था उड़ीसा में, लास्ट डिक्लेयर हुआ, वो भी रात 12 बजे। तो मैंने सुबह बोला भाई मैंने तो मना किया था, मैंने पढ़ाई नहीं किया, आप मुझे एग्जाम में कैसे उतार। अचानक जो है मुझे याद है 2019 का वो रात, जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मीडिया जो है किस तरह आपके पास पहुंचा था, वो घड़ी और वो घटना याद है। लेकिन आप ये कहना चाहते हैं कि वो जो 2000 की जो आप खड़े हुए थे वो होमवर्क करके गए थे, लेकिन यहाँ पे बिना होमवर्क करके जो है आप खड़े हुए। मेरा 2014 से पहले जो काम किया था उसका नतीजा था वो। 2019 में भी मेरे को दिए लोगों ने, भरपूर प्यार दिए। बालासोर मेरे को इतना प्यार दिया है, सदर कॉन्स्टिट्यूंसी इतना प्यार दिया है, मैं अगर अपना चमड़ा का जूती बना के सबको पहनाऊं, मैं उनका ऋण कभी नहीं कर पाऊंगा। आपके पिताजी जो है डिफेंस में थे जी, और एक डिफेंस में रहना मतलब उस संस्था में रहना एक बहुत बड़ी बात है। तो आपके पिताजी ने डिफेंस में नौकरी की और आप लोगों को वहां से जो है आगे बढ़ाया। आपको नहीं लगा कि बिजनेस के करने के बजाय आप नौकरी की, जैसे आपने कहा पहले नौकरी भी किया, लेकिन आपने डिफेंस की तरफ मतलब देश की सेवा के बजाय लोगों की सेवा की तरफ आप माइल हो गए, ऐसा क्यों? हम लोग अभी भी देश का सेवा कर रहे हैं, हम लोग टैक्स दे रहे हैं लाखों लाखों रुपया, ऐसा बात नहीं है। पहले मैं आपको बता दूं, मेरे पापा डिफेंस में थे, डीआरडीओ में थे, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बट वो एक सिविलियन थे जी जी, सिविलियन, क्योंकि ये तो हमारा टेस्ट रेंज है ना जी जी, यहाँ पे टेक्नीशियन रहते हैं, टेक्निकल स्टाफ रहते हैं जी जी। मेरे पापा जो है फोटोग्राफी सेक्शन में थे जी जी, आपसे थोड़ा मिलते जुलते हैं आपके काम से जी 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 जी, तो उसमें थे। लेकिन उस संस्था में जाने के बाद लोग अपने आप को देश की सेवा के लिए मुंसलिक कर देते हैं। हाँ, जी हाँ। देखिए अभी देखिए घर में अगर 3 बेटा रहता है, किसको लाल कलर शर्ट अच्छा लगता है, किसको सफेद लगता है, किसको काला लगता है जी। तो ठीक है, पापा किए थे, तो हम लोग को उस टाइम स्कोप नहीं मिला, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं चाहते थे, स्कोप नहीं मिला, हमको स्कोप मिल गया थोड़ा स्टील प्लांट में नौकरी करने का, तो वहां पे चल गए। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप स्टील प्लांट में भी नौकरी किए, फिर उसके बाद फिर आए बिजनेस किए, हर चीज में आप कामयाब होते जा रहे हैं। तो आज की जो राजनीति का जो उसूल और ईमानदारी किस तरह देख रहे हैं कि आज के जो राजनेता अपने उसूल में, ईमानदारी में किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह खरा उतर रहे हैं? देखिए ना, अगर नेता ईमानदार रहेगा तो वर्कर ईमानदार रहेंगे। आजकल नेता लोग ईमानदार नहीं है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और किसी से? मैं आपको 1 अंगुली दिखाऊंगा, मेरे तरफ 3 अंगुली है। पहले मेरे को ठीक होना पड़ेगा,
फिर दूसरे को ठीक करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि ये राज के राजनेता जो है उसूल और जो है ईमानदारी से कोसों दूर है। देखिए, हर पार्टी का मैं दो नेता को बहुत अच्छी तरह से देखा हूं और आज भी लोगों को एग्जाम्पल देता हूं जो लोगों के साथ कनेक्ट थे। एक थे अरुण देव, मेरे गैर हाजिरी में मंगू भाई, बिल्कुल, वो भी लोगों के साथ जमीन में जुड़े हुए थे। जमीनी सतह पे काम कर दो नेता, आप किसी गांव में चले जाइए, कोई वार्ड में चले जाइए, वो 10 आदमी का नाम लेके बुला देंगे। आज के दिन में मैं भी बोलता हूं, मैं भी, हम लोग कोई वार्ड में 10 आदमी का नाम याद नहीं रखे, तो पंचायत में अगर रखे होंगे तो ठीक है। उन लोग जमीन में थे। एक अरुण दे थे, उनके बाद मंगू भाई थे। मंगू भाई 2014 में पंचायत में सिर्फ 11,000 वोट मिला था। आज जो 26 पंचायत देख रहे हैं, वो पहले 18 पंचायत हुआ करता था, उसमें सिर्फ 11,000 वोट मिला था। 2 साल के बाद वो वोट 37,000 को ले गए। उसमें मैं भी जिम्मेदार हूं, मेरे गैर हाजिरी, अरुण देव जी का गैर हाजिरी, एक्टिव पॉलिटिक्स में रहना, क्योंकि आदमी तो पानी की तरह होता है, वो बहेंगे, कहीं पे नहीं रहेंगे। मैं नहीं हूं तो आप हैं, आप नहीं हो तो और कोई है, वो एक जगह टिकेंगे नहीं। उन नौजवान को अगर आप कुछ कहना चाहेंगे कि जो इस गरज से पढ़ते हैं कि हमें कोई अच्छा सा नौकरी मिल जाए, कोई अच्छा सा हमको जॉब मिल जाए, इस गरज से जो है पढ़ाई करते हैं, तो उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगे कि जो बिजनेस की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अपने खुद मालिक बनने की तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, तो ऐसे नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, ये सब चीजों के लिए एनवायरमेंट चाहिए, एक एनवायरमेंट चाहिए, और बालासोर में सबसे ज्यादा चाहिए। क्योंकि एक टाइम था, हम जब छोटे थे, जेबी पटनायक जी 1000 दिन में 1000 दिनों का 1000 शिल्पों जो स्कीम में, यहाँ पे इतना मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, लेकिन सब सब्सिडी लेके निकल गए। उसमें गवर्नमेंट को भी कुछ सीख मिला। उससे पहले ये सब चीजों के लिए आदमी नहीं, बच्चे लोग अभी खुद कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। मैं यहाँ पे देखा हूं, हमारे एक टीवी चैनल की बहन है, वो एक रिनाउंड टीवी चैनल में वो बोलते हैं, उनका बेटा एक एमएसएमई में रजिस्टर करके एक अच्छा ब्रांड बना रहा है। बिल्कुल। हाँ, तो बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट भी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल हो रहा है, लेकिन हमको इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। बालासोर में राजनीति में आने से पहले, आने के बाद मैंने बहुत चीज नोटिस किया जो हमको बहुत चेंज करना पड़ेगा। बालासोर का पॉपुलेशन जितना है, हमारे पास यहाँ पे एक अच्छा पार्क नहीं, ये कितना शर्म की बात है, बताइए। बालेश्वर में पार्क नहीं है? बिल्कुल। बालासोर, उस टाइम मैंने बोला था कि सर हमको एक पार्क बनाना होगा। चल रहा है, तो काम चल रहा है पार्क का? नहीं, वो भी फुल फ्लेज्ड बना नहीं, मैं आऊंगा जब आप अगर पूछेंगे तो मैं अभी बता रहा हूं। बिल्कुल। आपका वो बोले कि जगह नहीं है, मैं बोला कहाँ, कौन बोला जगह नहीं है? हमारा जो नुनिया जुड़ी है, आपने जगह सजेस्ट किया था, वहां पे मैंने अपने खुद खर्चा करके मैंने ड्रोन में उठा के मैंने गवर्नमेंट को दिया था। और मैं धन्यवाद दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा नवीन पटनायक जी का। पूरा नहीं करके कम से कम आधा तो कुछ किया है जी। बहुत बड़ा हम लोग को। मैं उस टाइम बोला था कि वो जो जितना वो पानी, गंदा पानी है, उसको ट्रीटमेंट करके वहां पे वाटर स्पोर्ट्स हो सकता है। वहां पे 7 एकड़ 8 एकड़ गवर्नमेंट का जमीन है, वहां पे कम से कम 500 दुकान बन सकता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकता है। कोई साइकिल स्टैंड बनाएगा, कोई कार स्टैंड बनाएगा, कोई मोटरसाइकिल स्टैंड बनाएगा, कोई बहुत सारे कारोबार के रास्ते निकल आएंगे, क्योंकि सैटरडे संडे आदमी लोग घूमने जाएंगे, 4 बजे निकल के रात को 7-8 बजे घूम के आ जाएंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, मैंने उस टाइम सुझाव दिया था कि आपको 1 रुपया खर्चा नहीं करना पड़ेगा। गवर्नमेंट बीओटी में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी है जो खर्चा करेंगे और म्युनिसिपैलिटी को हर महीना एक रॉयल्टी देंगे, और 25 साल के बाद आपको फिर वापस आपका जितना बना इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको दे देंगे। तो आप सीधा उन नौजवानों को कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक कामयाब बिजनेसमैन हैं, सीधा ये कहना चाहेंगे कि मतलब उनको जो है कारोबार की तरफ जो है आगे बढ़ना चाहिए? एंटरप्रेन्योरशिप तो पहला आपको जरूर करना चाहिए। अगर नहीं होगा, देखिए सब फेल से डरते हैं,
फेल नहीं होता है। कुछ सबक सिखाने को सीखने को मिलता है। आप बताइए, कोई लड़का अगर 9th में फेल हो जाता है, वो नीचे आ जाता क्या? नहीं आता ना, वो वहीं पे रहता है। 10th जा नहीं पाता लेकिन 9th में रहता है। तो अगर आप फेल होंगे तो आपको पता चलेगा क्या गलती किया। फेल वर्ड जो है वो सही बनाने के लिए है। बनाने के लिए, तो इसलिए कोशिश भी करनी चाहिए नौजवानों को। आप कांग्रेस से जो है एक बार उम्मीदवार खड़े हो गए। पहले तो आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पे 2014 में खड़े हुए, फिर उसके बाद में 2019 में आप कांग्रेस से उम्मीदवार खड़े हुए, और दोनों वक्त में जो है आपका जो है परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा। लेकिन उसके बाद से हमने देखा कि आप कांग्रेस से जो है बीजेडी की तरफ रुख किए, और अब तक बीजेडी को आगे बढ़ाने के लिए एक किंग मेकर के तौर पे काम करते आ रहे हैं। और चाहे बाय इलेक्शन में जो खड़े हुए थे उनको जिताने की भरपूर कोशिश की आपने, उसके बाद जो है 2024 में जो एमपी उम्मीदवार थे, जो एमएलए उम्मीदवार थे, उनको भी जिताने की आपने भरपूर कोशिश की। ये जो फिर बीजेडी का सफर ये क्यों और कैसे हुआ, अब जो है अभी भी अब बीजेडी को बढ़ाने के लिए हर गली हर कूचे पे जोर लगा रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं बीजेडी में इसलिए आया क्योंकि मेरे को कोई पार्टी नहीं बनाया, मेरे को कुछ लोगों ने बनाया हुआ जी। मैं अगर पार्टी मेरे को बनाता है तो सवाल पूछना जायज है कि आप क्यों पार्टी छोड़ दी। जब मेरे को आवाम ने बनाया है, जब आवाम ने बोला कि आओ कांग्रेस रे किसी नहीं भाई, आप अगर रहेंगे रहिए, हम लोग चलते हैं, कांग्रेस का फ्यूचर नहीं है, हम लोग चलते हैं, हम लोग चलते हैं। तो मैं बोला भाई इनके वजह से मैं हूं, बिल्कुल मेरे वजह से वो नहीं है। उन्होंने मुझे बनाया है, आज मेरी पहचान बनाई है। आज जो मुझे आप लाके यहाँ पे इंटरव्यू कर रहे हैं उसके जिम्मेदार भी वो है। वो अगर मुझे उस टाइम 25,000 वोट नहीं देते, आप मुझे नहीं बुलाते। अब क्या हर आदमी को बुला रहे हैं? नहीं बुला रहे हैं ना। तो वो सब उनके वजह से मैं आज इधर बैठा हूं। और उन्होंने बोला कि भाई आप तो इतना दिन देखे, कांग्रेस कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस में क्या होता है कि पार्टी बहुत अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लीडरशिप में क्या, हर 6 महीना में दिल्ली चलो इसको हटाओ, दिल्ली चलो उसको हटाओ, ये सिस्टम है। तो आदमी लोग तंग हो गए थे, तो बोले कि हम लोग क्या करेंगे। बीजेपी भी बुला रहा था, बीजेडी भी बुला रहा था। तो एक हम लोग सोचे जो सांप्रदायिक पार्टी नहीं होगा वहीं पे मिलेंगे। तो हम लोग डिसाइड किए, फिर उस टाइम आजाद ख्यालात जिसका हो उसी पे आना चाहते थे आप। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, बालासोर का नेता कोई मुझे यहाँ पे ज्वाइन नहीं करवाया। मेरे को भुवनेश्वर में बुलाया गया, बैठा के मेरे को पूछा गया, मेरे को बोला आपको क्या चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, मैंने उनको बोला। मैं बोला कि मेरे को ये 2-3 काम चाहिए। तो उन्होंने बोला ये काम हो है जी वो। उसमें से मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एक मस्जिद है आपका जी, वहां पे ट्रांसफार्मर लगा था मस्जिद के बाउंड्री। इसी जगह पे बैठे हम, मैं इसी जगह में जी, हुआ कागजी शाही मस्जिद कहते हैं। चलिए, तो वहां पे लगा हुआ था। जब मैं 14 में खड़ा था, यहाँ पे जब मीटिंग करने आया था, तो वो मुझे बोले थे उसको हटाने के लिए। मैं बोला ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, अगर जीता तो कर दूंगा। जस्ट हमारा स्टूडियो के नीचे ही था बस। जी। उसके बाद उससे पहले श्रीकांत जना केंद्रीय मंत्री थे, वो भी बोले थे हटाएंगे बोल के आवाम को, लेकिन वो हटा नहीं पाया था। 14 में मैं भी नहीं हटा पाया था। उसके बाद 19 में भी नहीं हटा पाया, क्योंकि मैं भी हार गया। जो एमएलए जीते वो भी बोले थे, वो भी नहीं किए जी। लेकिन जिस दिन मैंने बीजेडी में ज्वाइन किया, बाय इलेक्शन है, मेरा वो 12-13 में जो बोले थे यहाँ पे मस्जिद कमेटी, मेरा याद था। और इलेक्शन खत्म होने के बाद मंत्री जी को पकड़ के, मेरे ख्याल में शायद 55 लाख रुपया सरकार ने खर्चा करके इसको शिफ्ट किया। बहुत बड़ी बात है। और कौन से ऐसे काम थे? हाँ, मैं बता दे रहा हूँ। उस टाइम फिर मेरे को भुवनेश्वर में, मेरे को यहाँ का नेता कोई ज्वाइन नहीं करवाया, मेरे को भुवनेश्वर का नेता लेके आके मेरे को सम्मान देके जी। और मैं जब ज्वाइन किया उस टाइम ये भी मैं बोला था कि 2014 में मेरे को कांग्रेस पार्टी ने मेरे साथ बहुत नाइंसाफी किया, और लेकिन 2019 में निरंजन पटनायक साहब ने मेरे को जितना इज्जत दिया, शायद मैं उसके लायक भी नहीं था। बहुत इज्जत दी है। वो अपने बाप समान आदमी है। निरंजन पटनायक ने बहुत प्यार दिया। फिर मैं जब छोड़ा उस टाइम मेरे को वो बोले, मैं बोला देखिए सर,
मैं जो भी कुछ हूं आदमी की वजह से हूं, उनके बगैर मैं कुछ नहीं हूं। अगर वो बोल रहे हैं तो उनका बात मेरे को मानना होगा। तो मैं बीजेडी में ज्वाइन किया। उस टाइम वो पार्क का इशू था, फिर बालासोर में वाईफाई फ्री वाईफाई ज्वाइन करना था, शायद मेरे ख्याल में कुछ हुआ है। उसके बाद बिरला टायर्स कैसे रीओपनिंग होगा। देखिए आजकल नौजवान जो भटक रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट की वजह से भटक रहे हैं। बिरला टायर्स की अगर बात आपने निकाली तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बिरला टायर्स तो ओपन भी हुआ, आप लोगों की भी कोशिश उसमें शामिल थी, लेकिन क्या लगता है कि बिरला टायर्स ने नौजवानों को, बालेश्वर के नौजवानों के हक में काम किया, बालेश्वर के नौजवानों को नौकरी दी? देखिए मैं आपको एक चीज फिर बोलना चाहता हूँ, जब बंद था उसका प्रोसेस बीजेडी गवर्नमेंट ने किया। उस टाइम प्रताप देव साहब थे जो इंडस्ट्री मिनिस्टर, पूरा सीएम ऑफिस इन्वॉल्व रहा, खोलने में बहुत बड़ा योगदान है। सरकार की तरफ से, राज्य सरकार की तरफ से पूरा सहयोग दिया गया। लेकिन उसके बाद हो गया इलेक्शन, हम लोग हार गए, हमारा सरकार चला गया। जाने के बाद अभी दूसरा सरकार आ गया। आज भी मुझे बोलते हैं कि जो काम करते थे उनको भी लोग नौकरी नहीं मिला, उनको भी निकाल दिया गया है। ये तो बहुत दुख की बात है ना। हाँ, पुराना जितना तनख्वाह था वो भी उनको नहीं मिला है। लेकिन क्या करें, अभी देखिए सरकार बदल गया, हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेस है, उनके लिए लड़ सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपने जितना किया बहुत किया। और आप जिस तरह, मेरे जो सवाल थे कि आप इस वक्त जो है बीजेडी का एक किंग मेकर के तौर पर काम करते हैं, बाय इलेक्शन में भी किया, 2024 में भी आपने किया और अब तक करते आ रहे हैं, और बीजेडी को हर गली कूचों में कैसा मजबूत बनाना है वो काम करते आ रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, एज ए लीडर है आप और लोगों के नेता है आप, और तो इस कड़ी से कैसा लग रहा है कि अभी जो फिलहाल बालासोर में किस तरह काम हो रहा है, जो जीत के आए हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं? ये अभी सिर्फ 17 महीना हुआ है। 17 महीना में किसको आजमाना सही नहीं होगा, भला बुरा बोलना सही नहीं होगा। वो पॉलिटिकली हम लोग अगर कहीं पे मीटिंग कर रहे हैं, वहां पे बोलना सही है, ये गलत है, हम लोग क्या करते हैं, गलत बात ज्यादा करते हैं, सही बात तो कम करते हैं। 17 महीना बहुत। हाँ ये है कि जो लोगों को वादा किए थे, आपने नहीं किया था, पार्टी ने किया था, वो सब पूरा होना चाहिए। सबसे दुख की बात है, एक हरिश्चंद्र योजना था, आदमी मर जाता था तो उनको 3,000 रुपया दिया जाता था जलाने के लिए। पहले गवर्नमेंट में क्या होता था कि फटाफट मिलता था। आजकल 4 महीना 5 महीने के बाद पैसा आ रहा है। जो भत्ता दिया जाता था वो टाइम में नहीं मिलता। आप विश्वास करेंगे 7 तारीख तक सब कंप्लीट हो जाता था। मेरे को अभी लास्ट महीना, हर महीना 20 तारीख तक आदमी लोग वेट करते हैं, उसके बाद फोन करते हैं, सर हम तो भत्ता पैसा नहीं है। सुभद्रा योजना था, उसमें वन टाइम पैसा देने के लिए कहा गया था, वो ठग दिए। जी जी, वो आदमी को ठग दिए। वो बोले थे कि हम बोले थे 50,000, हम तो नहीं बोले थे कि एक बार देंगे या 10 बार में देंगे या 50 बार में देंगे। तो सरकार को कौन क्वेश्चन, आम आदमी गरीब आदमी कहाँ क्वेश्चन करता है। तीसरा बात है, अभी धीरे धीरे सरपंच वरपंच जो बीजेडी के थे, वहां पे कुछ लोगों जाके दादागिरी करके डेवलपमेंट काम को रोक रहे हैं। ये आमो सरकार अच्छी, ये सब बहुत खराब बात है। ये जो बीएस को एक कार्ड था, ये एक मैजिक कार्ड था। गरीब कहीं आप अपना एरिया से भी, मैं यहाँ पे राजनीति करता हूँ, बीजेडी का बात नहीं बोल रहा हूँ, आप कोई आम आदमी को पूछिए। जी बिल्कुल। कभी अपोलो एक सपना था, अपोलो में भी ट्रीटमेंट होके आ रहे हैं। और आजकल ये जो आयुष्मान कार्ड किए हैं, उसमें कुछ अस्पताल उसको नहीं ले रहे हैं। वो पहले बोल रहे हैं ठीक अच्छे परे को दबा फास्ट 7,000 टंका देखना एडमिशन दो। अगर आयुष्मान कार्ड है तो आपको क्यू में खड़ा होगा एडमिशन के लिए, जब बेड खाली होगा तो आपको मिलेगा। अगर आप 7,000 देंगे तो पहले एडमिशन हो जाएंगे 7,000 में, उसके बाद आप आयुष्मान देंगे, वो लेंगे नहीं लेंगे उनका बात है। तो आदमी लोग जिसको सब तो सीधा सीधा आप कहना चाहेंगे कि लोग इस वक्त बहुत हैरान, बहुत मुश्किल दौर में गुजर रहे हैं। हेल्थ में आप बालासोर में देखिए ना, यहाँ पे अस्पताल है, कुछ होता है तो भेज देते हैं वहां पे कटक में। मैं खुद की बात बोल रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक डिलीवरी केस था, एक सरपंच का बहन का। उसने फोन किया कि भाई एमती, बोला ठीक है, उसको यहां से रेफर कर दिए, फिर हम लोग का रेमुना के पास। और रेमुना में जैसे ही मैं फोन किया,
वो डॉक्टर क्या किया, उसको फट करके रेफर कर दिया कटक। अब बताइए, बालासोर एक मेडिकल कॉलेज है, अगर एक गाइड एक डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं तो उससे और आप क्या उम्मीद रख सकते हैं? जो सरकार चल रहा है, सरकार क्या काम कर रहा है, आप जो ऊपर को पूछे, आप छोड़िए नया काम, आप पुराना काम को सिस्टमेटिक करवा दीजिए। चलिए, हमको नया काम नहीं चाहिए। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो आपने कहा कि नया काम की क्या उम्मीद लगाया जा सकता है, पुराने काम भी नहीं हो रहे ठीक से। तो इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जो है एक संस्था आपने कायम किया था, जो मतलब रक्त के अभाव हो या फिर इम्यूनिटी जो है अभाव के लिए जो एक खतरनाक बीमारी उसमें जो है पनपते थे, वो संस्था किस तरह चल रहा है? वो संस्था जो है आपने कब शुरुआत किया था और क्या इरादे से शुरू किया था? उस संस्था किस तरह चल रहा है? देखिए, वो रश्मि रेखा फाउंडेशन है। जिस डिजीज में रश्मि गुजर गई थी उसकी मेमोरी में वो बनाया गया। वो बहुत रेयर डिजीज है, 15 लाख में एक जन को होता है। और उसमें क्या है कि औरत लोग को सॉफ्ट टारगेट रहता है, 18-20 साल से 40 साल के अंदर वो होता है बीमारी। अपना खून, अपना बॉडी जो है वो इम्यूनिटी को डिस्ट्रॉय करता रहता है, दुश्मन बन जाता है। तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, आज तक कोई ट्रीटमेंट बना नहीं है। इंडिया में जो वर्ल्ड वाइड रिसर्च हो रहा है उसमें से इंडिया में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो संस्था के चेयरमैन है डॉक्टर रमाकांत मिश्रा। और बहुत सारे रूमेटोलॉजी हो, इम्यूनोलॉजी हो, ये सब डॉक्टर इन्वॉल्व है। इसका कोई मेडिसिन नहीं है, मेडिसिन एक ही है, स्टीरॉयड। बहुत सस्ता ट्रीटमेंट है, लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड होता है तो बहुत उसमें पैसा लगता है। और उसमें रश्मि के बारे में मैं इतना बोलूंगा, वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस था। इसमें क्या आपने कोशिश बहुत की, वो तो आपके चाहने वाले, आपके दोस्त सब जानते हैं, खासकर बालेश्वर के भी लोग बहुत जानते हैं। आपने कोशिश बहुत की, लेकिन आप कामयाब नहीं हुए, क्योंकि जिंदगी देना और लेना उसके हाथ में है और कोशिश करना हमारे हाथ में है। तो आपने कोशिश तो की। और मैं आपको एक बात बता दूं, जब ये फाउंडेशन शुरू हुआ उस टाइम हेल्थ मिनिस्टर थे अतनु सब्यसाची। तो उन्होंने सीएम साहब से वो चीज एक करके लाए कि ये बीमारी जो बाहर में ट्रीटमेंट करने जाएंगे उसका पूरा खर्चा गवर्नमेंट उठाएगा। और उस कानून के तहत हमने सोरो में एक बहन थी, वो एयर होस्टेस थी, उसको हमने अपनी संस्था की तरफ से बाहर भेजा था। और आज भी हमारे जो लूपस फाउंडेशन डे होता है उसको भी हम मनाते हैं। और आज भी हर महीना, ज्यादा नहीं होने से भी 20-25 पेशेंट हर महीना हम लोग उनको सहायता करते हैं दवा के लिए। बहुत बड़ी बात है कि आप वो संस्था जो है आपकी मैडम यानी हम लोग सब लोगों की भाभी के नाम पे बनाया है, और हर तरह से लोगों की इस तरह खिदमत किया जा सके, लोगों का सेवा किया जा सकता है, आप कोशिश कर रहे हैं। तो बालेश्वर एक भाईचारा का शहर है। बालेश्वर में भाईचारा किस तरह आप देखते हैं? बालेश्वर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, हम भाई भाई का जो नारा है वो कितना हद तक कामयाब है और किस तरह भाईचारा है आपकी नजर में? देखिए, पहले भी भाईचारा था, आज भी भाईचारा है, लेकिन कुछ लोगों वो भाईचारा को वोट को पोलराइज करने के लिए उसमें थोड़ा टांग अड़ा रहे हैं, उंगली। और ये सही वक्त है अपने को समझना है कि देखिए, ये सब जहाँ पे सुकून रहता है ना, वहां पे कुछ लोगों के पास कुछ काम नहीं रहता है, उस सुकून को कैसे नष्ट करेंगे उसके ऊपर में। और एडमिनिस्ट्रेशन को भी बहुत ज्यादा से थोड़ा सेंसिटिव होके सब चीजों को लाइटली नहीं लेके उसमें इंटरफेयर करना होगा। लास्ट ईयर जो चीज हुआ वो अगर थोड़ा सेंसिटिवली वक्त रहते अगर होता तो इतना बड़ा बवाल नहीं होता है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है यहाँ पे, शायद मेरे ख्याल में 1995 में सबसे बड़ा दंगा हुआ था, उसके बाद हुआ नहीं है। और उस टाइम सरकार थे, जेबी पटनायक साहब मुख्यमंत्री बने थे, 2-3 दिन या जिस दिन वोट लिए थे वो दूसरा दिन यहाँ पे आए, आके यहाँ पे। लेकिन इस गवर्नमेंट में ये सब जो चीज हुआ है, कोई मंत्री ना आपका चीफ मिनिस्टर साहब, किसी का विजिट नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि कहीं मतलब भाईचारा को जो है कुछ ऐसे अनासिर हैं जो
नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपको समझना पड़ेगा एक चीज, माइनॉरिटी का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक, अकलियती कहा जाता है उसे। उनको अगर कंफर्ट देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, वो आगे बढ़ेंगे तो बालासोर आगे बढ़ेगा, बालासोर आगे बढ़ेगा तो उड़ीसा बढ़ेगा, उड़ीसा बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। बहुत बड़ी बात आपने कही कि माइनॉरिटी को जो है आपको माइनॉरिटी की तरह ट्रीट करना है, ट्रीट करना है और आगे बढ़ाने की कोशिश करना है। हाँ। तो ये जो है वाकई बहुत जन बोलते हैं कि माइनॉरिटी लोग बहुत ये करते हैं, वो करते हैं, वो करते हैं। हर गड़ी वाला वो चीज नहीं है, हर मुसलमान वो नहीं है। आप अगर बोलेंगे, आप बताइए, हम लोग आज भी मनाते हैं मिसाइल मैन अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम जी। वो भी तो एक मुसलमान थे। बिल्कुल। उसने देश को क्या नहीं दिया? तो उस टाइम आप सेग्रीगेट कर रहे हैं, अच्छा मुसलमान, बुरा मुसलमान, अच्छा हिंदू, बुरा हिंदू। राहत इंदौरी ने कहा था कि सभी का खून है शामिल इस मिट्टी में, किसी का बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो आप वही बात बोलना चाहते हैं कि देखिए, सब मिलकर रहने आप की हिंदू हो, मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, आपको 6 फुट जमीन चाहिए। बिल्कुल। वो भी सरकारी, अपना नहीं। अपना अगर करेंगे, बगल वाला अगर कंप्लेन करेगा, आपका बंद हो जाएगा, जनाजा भी वहां पे दबा नहीं, मतलब ये नहीं हो पाएगा। सरकारी जगह में होंगे तो किस बात का लड़ाई भाई? सरकारी जगह पे हो या वक्फ किया हुआ जगह हो, मतलब दूसरे की अमानत पे हाँ, आप अपना अमानत में आप दफना भी नहीं सकते, आप जला भी नहीं सकते। किस चीज का गुरूर है? तो आखिर में हम खत्म करने से पहले ये पूछना चाहेंगे कि ये तो बहुत ऐसी बातें हुई कि जो लोगों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। तो आपको अगर आगे चल के बालासोर वाले जो प्यार देते हैं वो प्यार दें और आगे चल के आपको जो है एक जिम्मेदारी मिले बालासोर के लिए, तो आप क्या करना चाहेंगे? बालासोर में मैं वो माहौल बनाऊंगा। फर्स्ट है भाईचारा का, दूसरा है बहुत सारे काम है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसको करके बहुत सारे इंडस्ट्री को यहाँ पे लगा। हमारे बच्चे बड़ा इंडस्ट्री नहीं लगा पाएंगे, एक्सिलरी इंडस्ट्री तो बनाएंगे। यहाँ पे समुंदर है, आप बताइए, फिश रिलेटेड, एक्वाकल्चर को छोड़ दीजिए, फिश रिलेटेड कितना प्रोसेसिंग प्लांट है यहाँ पे। यहाँ से आदमी खरीद के लेके जा रहा है, बाहर में कलकत्ता में प्रोसेस करके उसको बाहर भेज रहा है। यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता है? बहुत सारे चीज है। कभी भगवान ने, बालासोर के आवाम ने कभी आशीर्वाद किया तो क्या उम्मीद क्या है कि आगे चलकर जो है सिर्फ किंग मेकर रहेंगे या फिर से जो है लोगों के लिए, हक के लिए खड़े होंगे? देखिए, पहला मेरा काम है, अगर पहले मेरे गांव के भाई, शहर के भाई लोग, काउंसलर हो, सरपंच हो, वार्ड मेंबर हो, जब तक वो नेता नहीं बन पाएंगे मैं नेता नहीं बन पाऊंगा। पहले उनको, मैं ये सोच लेके आया हूं, पहले उनको हम नेता बनाएंगे। वो जिस दिन नेता बन जाएंगे उस दिन ऑटोमेटिकली हम नेता बन जाएंगे। आखिर में हम खत्म करने से पहले जो ये बोलना चाहेंगे कि हमारे दर्शक को अगर आप कुछ पैगाम देना चाहें, आप अपने दिल की बात रखना चाहें। हम दर्शकों को ये बोलेंगे, आप हमको आदेश दीजिए और क्या क्या करना है बालासोर को एक बहुत खुशहाली शहर बनाने के लिए, भाईचारे वाला शहर बनाने के लिए। आप हम लोग को सुझाव दीजिए, हम उस पर अमल करेंगे, क्योंकि राजनीति में आवाम ही सब कुछ होता है। बिल्कुल। और आपके बताए हुए राह पे हम काम करना कोशिश करेंगे। हाँ, इतना बोलेंगे, नया साल आ रहा है, अब भगवान आपको बहुत खुश रखे, आपको भरपूर प्यार दे, आपका परिवार सुख शांति से चले। तर्जुमान न्यूज टाइम के स्टूडियो पे आप आए, कैसा लगा आपको? छोटा सा स्टूडियो कैसा लगा आपको? ये तर्जुमान भाई, आपको जहां पे भी हम देखते हैं, आपका न्यूज चैनल, आप हर जगह रहते हैं और आपके साथ एक लगाव हो गया है। हम नहीं सोचते हैं कि ये कोई न्यूज चैनल में बैठा है, हम सोच रहे हैं भाई के साथ बैठे हैं। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपके भगवान करे आपका सब्सक्राइबर बढ़े और भी चले, और जो सच बात है वो लोगों को दिखाए। कहीं पे हमसे कोई गलती होता है हम लोग को सुझाव दीजिए, हमको भी क्रिटिसाइज कीजिए कहीं कहीं पे, क्योंकि उसमें क्या है कि हम अपने को खुद को रेक्टिफाई कर सकेंगे। कहीं अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं हमको बताइए, हमको सुझाव दीजिए, लोगों के पास नजर में लाइए, हमारे जो कुछ
अगर कुछ खराब काम कर रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो हम उससे क्या है कि और थोड़ा अपने को बेहतर कर सकते हैं। और आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप ऐसे ही लोगों को, बालासोर के लोगों को आप सब मुहैया करवाते रहिए, न्यूज़ नई नई चीज बताते रहिए। और आपके साथ तो न्यूज चैनल वाला नहीं है, अब हमारे भाई जैसा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मानस भाई, मानस दास पटनायक जी हमारे साथ थे। उनकी एक एक बातें जो है आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। और सबसे बड़ी बात, एक मशहूर बिजनेसमैन, मशहूर सोशल वर्कर, लोगों के सुख दुख में खड़े होने वाले, और सबसे बड़ी बात एक अच्छे दिल के मालिक होने के नाते, और सबसे बड़ी बात है कि लीडरशिप में भी मजबूत थे। उनकी तमाम बातें आप तक हमने पहुंचाया। नाज़रीन किराम, कैसा लगा आपको ये इंटरव्यू, कैसा लगा मानस दास पटनायक जी की बातें कैसे लगी, जरूर बताइएगा। और अपना जो है मोहब्बत और जो है इजहार जो है कमेंट के जरिए दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर से मुलाकात होगी किसी और एक मेहमान के साथ, किसी खास मेहमान के साथ, इसी प्रोग्राम रूबरू में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आदाब।